हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आने वाले गुप्त वंश में दूसरे राजा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस दे रखा है उसमें जो जीएस में गुप्त वंश में जो राजा दे रखे जिनके बारे में विशेष करके पेपर में पूछेगा, वो दो राजा हैं, एक समुद्रगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री गुप्त से लेकर के विष्णुगुप्त तक जितने भी राजा गुप्त वंश में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रतापी राजा, सबसे ज्यादा नामी राजा, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों फेमस जो राजा हैं वो दो ही हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो हमने पिछली वीडियो में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात की। अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड कौन है, इसका समय कब से कब तक है और ये फेमस क्यों है, इसके समय की कौन कौन सी घटनाएं जो पेपर में आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय, राजा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका जो समय है वो है 380 से लेकर 380 एडी से लेकर 415 एडी तक। यानी इसका जो समय है वो कब से कब तक है? 380 से लेकर के 415 एडी तक। मेरे प्यारे दोस्तों, एडी का मतलब आप जानते ही हैं, एना डोमिनी। समुद्रगुप्त का पुत्र है ये। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा लड़का था, चंद्रगुप्त छोटा लड़का था। रामगुप्त जब समुद्रगुप्त के बाद जब राजा बना गुप्त वंश में, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक अयोग्य राजा था। अयोग्य राजा की कहानी मतलब ये है कि गुप्तों के समय पे सबसे ज्यादा शकों के और हूणों के आक्रमण हुए हैं। अगर शकों में और हूणों में देखें तो सबसे ज्यादा हूणों के आक्रमण हुए हैं, और हूणों के आक्रमण जो सबसे ज्यादा होंगे वो स्कंदगुप्त के समय पर होंगे, जो गुप्त वंश का राजा है। स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमणों को विफल करेगा, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाता है हूणों को, और यही हूण आगे चल करके गुप्त वंश के पतन का कारण बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शकों की। शकों ने आक्रमण किया साम्राज्य पर, गुप्तों के साम्राज्य पर। तो जो रामगुप्त है उसने लड़ाई नहीं लड़ी, उसने पहले ही हथियार डाल दिया, और जब हथियार डाल दिया तो हारा हुआ राजा जीते हुए राजा या बिना लड़े जब जीत ही हासिल सी हो गई तो वो कुछ शर्तें रखता है, और शर्तें मानने के लिए राजी होना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शकों ने शर्त रखी, और शर्त में रामगुप्त की पत्नी को मांगा गया। रामगुप्त की पत्नी सुंदर थी, अति ज्यादा सुंदर थी। तो रामगुप्त की पत्नी थी, उसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को मांगा गया, और ध्रुव स्वामिनी को जब मांगा गया तो ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के द्वारा शकों को दे दिया। और जब शकों को दे दिया, शक का राजा था रुद्र तृतीय। क्या नाम था? रुद्र तृतीय। हम थोड़ा रामगुप्त के बारे में बात कर लें। रामगुप्त का जो समय है वो 375 से लेकर 380 तक है। ये राजा पेपर में पूछा नहीं है इसलिए नहीं, लेकिन ये है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले 5 साल के लिए राजा बन चुका है। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ये जो ध्रुव स्वामिनी है ये रामगुप्त की पत्नी है, और रामगुप्त पर जो आक्रमण करता है, आक्रमण जिसने किया वो कौन थे? शक थे। और शकों का जो राजा था उसका नाम है रुद्र तृतीय। क्या नाम था? रुद्र तृतीय। इसने आक्रमण किया। जब इसने आक्रमण किया तो रामगुप्त ने हार मान ली पहले से। जब इसने हार मान ली तो ध्रुव स्वामिनी को किसको देना शुरू कर दिया? यानी किसको देना शुरू कर दिया? रुद्र तृतीय को। ये जो रुद्र तृतीय है जब ध्रुव स्वामिनी को ले जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक नरेशों के साथ मिलकर के शकों पर आक्रमण करता है, और शकों पर आक्रमण करने के बाद में ध्रुव स्वामिनी को शकों के पास से लिया जाता है, और मेरे प्यारे दोस्तों कुछ समय बाद ही ध्रुव स्वामिनी के कहने से रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है,
तो रामगुप्त की हत्या के बाद में 380 में कौन राजा बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी की जो कहानी है, कहीं ना कहीं भाभी देवर की कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन है? भाभी है। तो हम बात करें आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के ही बारे में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जब गद्दी पर बैठता है रामगुप्त की हत्या करके, तो ये सबसे पहले शकों को पराजित करता है, और शकों को पराजित करता है तो ये कई सारी उपाधियां धारण करता है। उपाधियों की अगर हम बात करें, उपाधियों की अगर हम बात करें, यानी इसकी जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी है, तो ये उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूरवीर। विक्रमादित्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूरवीर होता है। इसी के साथ साथ ये परम भागवत, किसकी उपाधि धारण करेगा? परम भागवत की उपाधि धारण करेगा। और इसी के साथ परम भट्टारक, किसकी उपाधि धारण करेगा? ये परम भट्टारक की उपाधि धारण करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक उपाधि और धारण करेगा, इसका नाम है अप्रतिरथ। अप्रतिरथ किसकी उपाधि धारण करेगा? अप्रतिरथ। ये जो अप्रतिरथ है, इसका मतलब है जिसके रथ को कोई न रोक सका, विजय रथ को न रोक सका, यानी विजय रथ को न रोका जा सके, न रोका जा सके। अप्रतिरथ का मतलब है। और ये अप्रतिरथ की उपाधि की अगर हम बात करें, गुप्त वंश में दो ही राजाओं ने ये उपाधि धारण की है, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड, और दूसरा है समुद्रगुप्त। दूसरा कौन है? समुद्रगुप्त। और यूपी SSC पैट में गुप्त वंश में जो दोनों टॉपिक दे रखे हैं, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड और एक कौन है? समुद्रगुप्त। तो ये जो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, पूरे गुप्त वंश में दो ही राजा हैं जिन्होंने जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की है, वरना विक्रमादित्य, परम भागवत, परम भट्टारक, अप्रतिरथ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अन्य नाम की बात करें, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसका अन्य नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त था। और प्यार से इसे देव बुलाते थे, प्यार से, प्यार से क्या बुलाते थे? देव बुलाते थे। तो तुमसे पूछे, गुप्त वंश में देव नाम से कौन सा राजा जाना जाता था? तो देव नाम से देवगुप्त को जाना जाता था। और देवगुप्त ही कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी यानी हम ये कह सकते हैं, इस चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी नाग वंश की राजकुमारी, नाग वंश की राजकुमारी, नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा, यानी इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है? कुबेर नागा। और कुबेर नागा पत्नी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कुबेर नागा का पति कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। इन दोनों से एक पुत्री प्राप्त होती है, पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। यानी आपसे अगर पूछे कि प्रभावती गुप्ता कौन थी, तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी, कुबेर नागा की लड़की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रभावती गुप्ता है, इसकी शादी होती है, तो यहाँ हम दामाद की बात करते हैं। दामाद किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त जो सेकंड है, उसका दामाद है जिसका नाम है रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था रुद्रसेन सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं ये प्रभावती गुप्ता का पति है। अगर आपसे पूछे ये रुद्रसेन सेकंड, इसका वंश कौन सा है, तो बता देना वाकाटक। ये किस वंश से है? वाकाटक वंश से है। वाकाटक वंश का राजा है रुद्रसेन सेकंड।
इस रुद्रसेन सेकंड से प्रभावती गुप्ता की शादी होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये वाकाटक वंश और गुप्त वंश, दो वंश आपस में एक दूसरे से दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है, और ये जो रिश्तेदारी है आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, और मदद करने के बाद में ये दोनों ही मिलकर आक्रमण करते हैं किस पर? शकों पर। किस पर आक्रमण करते हैं? शकों पर आक्रमण करते हैं। और शकों पर जब आक्रमण करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, शकों को बुरी तरीके से खदेड़ा जाता है। तो शकों पर आक्रमण किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने। और जब चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटक नरेश की सहायता से इन शकों पर आक्रमण किया, बुरी तरीके से खदेड़ा, काफी दूर तक पीछा किया, और मेरे प्यारे दोस्तों कैसे भी करके ध्रुव स्वामिनी को छुड़ाया गया। उसी के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने एक उपाधि धारण की, और उपाधि का नाम है, उपाधि जो धारण की है वो है सकारी। कौन सी उपाधि है? सकारी। इसने एक उपाधि धारण की, सकारी। और सकारी का मतलब है शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। यानी सकारी का मतलब क्या है? शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो उपाधियों में अगर हम देखें, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की है, परम भट्टारक, और मेरे प्यारे दोस्तों अप्रतिरथ। और इसने एक उपाधि और धारण की जिसे कहते हैं सकारी। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की? तो सकारी की उपाधि धारण की। सकारी का मतलब है शकों को पराजित करने वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये शकों को पराजित करेगा, इसकी लड़की की शादी रुद्रसेन सेकंड के साथ हो रही है। रुद्रसेन सेकंड वाकाटक वंश का राजा है। और इसी के बाद में हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के समय की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 प्रमुख कवि रहते थे। जो 9 प्रमुख कवि हैं, यानी हम ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 प्रमुख कवि रहा करते थे। प्रमुख विद्वान कह सकते हैं। 9 प्रमुख विद्वान रहा करते थे। जो 9 विद्वान हैं उनमें नंबर एक पे आएंगे कालिदास। नंबर 1 पे कौन आएंगे? कालिदास। नंबर 2 वराह मिहिर। नंबर 2 पे कौन आएंगे? वराह मिहिर। और नंबर 3 पर आएंगे बेताल भट्ट। नंबर 3 पर कौन से आएंगे विद्वान? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट आपने नाटक भी देखा होगा। बेताल भट्ट आपने नाटक भी देखा होगा। बेताल भट्ट आपने नाटक भी देखा होगा। ये जो बेताल है, ये जो बेताल भट्ट है, जादूगर है। कौन है ये? ये जादूगर है बेताल भट्ट। वहीं हम आगे बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है धनवंतरी। धनवंतरी। धनवंतरी यानी चौथे कौन है? धनवंतरी। और ये जो धनवंतरी है ना, ये आयुर्वेदाचार्य। कौन है ये? आयुर्वेदाचार्य है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो 5वें नंबर के कवि हैं उनका नाम है छपड़क। क्या नाम है? छपड़क। क्या नाम है? छपड़क। जो 5वें कवि है उनका नाम क्या है? जो 5वें विद्वान है वो कौन से हैं? छपड़क। अगर हम छठे विद्वान की बात करें तो छठे विद्वान पर आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों अमरदास, अमर सिंह। छठवें नंबर पे कौन आएंगे? अमर सिंह। और वहीं हम 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पे आएंगे वररुचि। वररुचि। 7वें नंबर पर कौन आएंगे? वररुचि आएंगे। और 8वें नंबर पे आएंगे घटकर पर। घटकर पर। 8वें नंबर पे कौन आएंगे? घटकर पर। और 9वें नंबर पे जो कवि होंगे
वो है आपके शंकु। 9वें नंबर पे जो कवि हैं वो कौन है? शंकु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान रहते थे। जो 9 विद्वान थे, वो 9 विद्वान कौन कौन से थे? कालिदास थे, वराह मिहिर थे, बेताल भट्ट, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, वररुचि, घटकरपर और शंकु। इसमें अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास यहाँ प्रमुख कवि हैं, और कवि हैं तो कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। यानी इसकी कौन सी, अगर आपसे पूछे कालिदास कौन सी भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के कवि थे। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम वराह मिहिर की बात करें, ये वराह मिहिर है ना, ये खगोलविद है। ये कौन है? खगोलविद। कौन है ये? खगोलविद। कौन है ये खगोलविद है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो धन्वंतरी है, ये आयुर्वेदाचार्य है। कौन है ये? आयुर्वेदाचार्य। कौन है ये? आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेदाचार्य तो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बेताल भट्ट के बारे में आप जानते ही हो, ये जादूगर है। कौन है ये? जादूगर है। और जादूगर के बारे में आप जानते ही हो, अगर जादूगर के बारे में बात करें तो जादूगर, आपने एक नाटक देखा होगा बेताल भट्ट का, एक नाटक देखा होगा बेताल भट्ट का। तो जो बेताल भट्ट का नाटक है वो कहीं ना कहीं इसी बेताल भट्ट का जादू उसमें दिखाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अमर सिंह ने अमर प्रवाह, अमर कोश, इन्होंने अमर कोश पुस्तक लिखी है, अमर कोश। और ये घटकरपर और वरुचि और शंकु, यानी इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 दरबार में 9 विद्वान थे वो आपके सामने हैं। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि गुप्त काल के समय पर या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर एक विद्वान थे बहुत बड़े, जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। नवरत्नों में शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे, नहीं थे। इसको याद रखना बस। यानी आर्यभट्ट का नाम तो आता है, आर्यभट्ट किस समय थे? तो ये जो आर्यभट्ट हैं, ये आर्यभट्ट गुप्त वंश के समय पर थे, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। नवरत्नों में ये वाले लोग शामिल थे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप जब तक इसको नोट कर लो। हम आगे बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त के समय पर जो विदेशी यात्री आएगा उसका नाम है फायान, और हम बात करेंगे इसकी मुद्रा की, और बात करेंगे इसके समय पर किस धर्म को प्राथमिकता दी गई और वो कौन सा धर्म है जो इसके समय पर सबसे ज्यादा उसका विस्तार हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो जब तक। मैं आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, आगे हम बात करें कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर चीनी बौद्ध भिक्षु, या हम ये कह सकते हैं चीनी यात्री जिसका नाम है फायान। क्या नाम है? फायान। ये जो फायान है, ये भारत जब आया था, भारत जब आया था तो उस समय कौन था? यहाँ का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में राजा कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत में फायान आया। और फायान कब आया? तो अगर आपसे डेट पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 399 ईस्वी में आया, और 399 से लेकर ये 314 एडी तक भारत में रहा। 399 में भारत में आया, 314 एडी तक भारत में रहा, और ये यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया। और बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार करने के लिए आया तो यहाँ देखा उसने, यहाँ के कल्चर को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, और इसने एक पुस्तक लिख दी। इसने एक पुस्तक लिख दी, पुस्तक का नाम है
इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है फो क्यू की। पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। ये फो क्यू की किसकी पुस्तक है? ये फो क्यू की पुस्तक है किसकी मेरे प्यारे दोस्तों? फायान की। मेरे प्यारे दोस्तों ये अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए, और जो चांदी के सिक्के थे वो व्याघ्र प्रकार के सिक्के थे, यानी व्याघ्र शैली के सिक्के थे। आपसे पूछे कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सिक्के किसके बने, तो गरुड़ के हैं सबसे ज्यादा। और समुद्रगुप्त के समय पर जो सिक्का चला था वो मेरे प्यारे दोस्तों मयूर शैली का था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर जो सिक्का चला है वो व्याघ्र शैली का है। इसी के समय पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ, सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसी के समय पर सबसे ज्यादा कौन से धर्म का विस्तार हुआ? सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का विस्तार हुआ। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, अगर हम इसी की बात करें तो इसी के समय पर यानी गुप्त काल में देवदासी, देवदासी आपने नाम सुना होगा। देवदासी का मतलब है कि स्त्रियों की धर्म में आस्था को लेकर के मंदिरों में जो महिलाएं रहती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था। ये गुप्त काल की देन है। और मेरे प्यारे दोस्तों गुप्त काल में वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति की महिलाओं को कुटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति की महिलाओं को क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है। अब हमें ये देखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर अगला शासक कौन होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वो है कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी उत्तराधिकारी कौन है? कुमारगुप्त है। और ये वही कुमारगुप्त है जो आगे चल के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराएगा। विश्व में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय की। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तक्षशिला में है, ये तक्षशिला पाकिस्तान में है। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। और इस कुमारगुप्त ने ऐसा विश्वविद्यालय बनाया कि इसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय उसे ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो मेरे प्यारे याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी उसका नाम क्या है? ये है कुमारगुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगला राजा बनता है। वहीं हम प्रभावती गुप्ता के बारे में बात करें, प्रभावती गुप्ता का एक लेख है जिसका नाम है ताम्रपत्र। ये जो ताम्रपत्र है, ये ताम्रपत्र मध्य प्रदेश से मिला है। कहां से मिला है? मध्य प्रदेश से मिला है। और इस ताम्रपत्र से श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? श्रीगुप्त की। और श्रीगुप्त ये संस्थापक है गुप्त वंश का। संस्थापक है किस वंश का? गुप्त वंश का, जो मैंने पहले करा दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आप जितने भी पेपर देते हो, जितने भी आप पेपर दिए हैं, जितने भी या आप पेपर देने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप देखना या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय से जो भी क्वेश्चन बनता है वो यहीं से है मेरे प्यारे दोस्तों, और बाहर से नहीं है। अगर पूरे गुप्त काल को पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से तो इसकी जो प्रशासनिक स्थिति है, इसका जो कल्चर है वो उसमें आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर पैट के पेपर में केवल चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से बनाएगा। अगर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन आते तो यहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।